wala pal. Let us invite our mentor of accounts and finance, CA Gaurav Agrawal, with a big round of applause. Excellent. See. Please welcome Mr. Gaurav Agrawal for succession planning and unknown nomination issues in family and business by CS Gaurav Agrawal. Thank you so much, ma'am. What? Thank you, Ajay sir. And welcome back, entire LC family, post-lunch session. As always, post-lunch session थोड़े से heavy रहते हैं और आज का सेशन भी थोड़ा सा heavy होने वाला है. उसके लिए थोड़ा मेंटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि अभी आप लोग ने प्रसाद भी लिया है मथुरा का, अब उसके बाद कुछ ओवरड्यूज आने वाला है, तो बी रेडी फॉर दिस. और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कीप साइलेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है. टॉपिक का सिलेक्शन पहले तो मैं कहूंगा कि अजय सर ने किया, एंड व्हाट अ वंडरफुल टॉपिक सर हैज चोजन, अनडाउटली एज ऑलवेज. टू स्टार्ट विथ टुडेज सेशन इज आने वाला पल, सक्सेशन प्लानिंग एंड अननोन डोमिनेशन इश्यूज इन फैमिली एंड बिजनेस. आने वाला पल, आने वाला पल मतलब आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आज कुछ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. टू स्टार्ट विथ, एनीवन नो हिम? डेफिनेटली नॉट. ही इज माय क्लाइंट एंड हिज नेम इज मिस्टर शर्मा. मिस्टर शर्मा एक हमारे क्लाइंट हैं जो कुछ समय पहले, मुझे लगता है शायद 6 महीना हो चुका होगा, आए. उनकी फैमिली की परमिशन के साथ आज मैंने उनकी फोटोग्राफ यूज की है विद द हेल्प ऑफ AI एज वेल. मिस्टर शर्मा ने अपने पूरे लाइफ टाइम में बहुत पैसे कमाए, खूब पैसे कमाए, खूब घूमे, घर बनाया बड़ा सा, कई सारी प्रॉपर्टीज खरीदी, बड़ी गाड़ी खरीदी, सब कुछ उन्होंने किया जो आज की तारीख में हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं. बेसिकली ही फोकस्ड ऑन द गुड अर्निंग एंड अर्नड अ लॉट. And with the same formula, as I have told you in the last Saksham Summit, that is Kamao, Bachao and Badhao. How many of you just remember about this formula? Oh, great. Thank you. तो लास्ट जो है वो सेक्शन, ये अपने समिट में जो भी अपने मेंबर्स आए थे, उनको ये फॉर्मूला जरूर ध्यान में होगा. और इसके बेसिस पर उन्होंने बहुत अच्छी संपत्ति और प्रॉपर्टी खड़ी की, और इसके बारे में हम लोग आगे भी अभी और बात कर रहे हैं और आगे भी करेंगे. एक अच्छी फैमिली with 2 sons and wife, their daughter-in-law and the kids. तो एक कंप्लीट फैमिली, आप सब इससे थोड़ा सा वो रिलेट कर पा रहे होंगे. कंप्लीट फैमिली दैट इज यूनाइटेड बाय द वैल्यूज. सारे एक अच्छे रिलेशन के साथ, एक अच्छे टर्म्स के साथ, एक अच्छी फीलिंग के साथ, एक पूरा भरा पूरा परिवार आपके सामने दिख रहा है. लेकिन क्या ये समय ऐसे रहने वाला है? क्या आने वाला पल ऐसे होने वाला है? आने वाले पल में कुछ ऐसा हुआ जो आज नहीं तो कल शायद सबके साथ होगा. एंड द पिक्चर ब्रोकन, वाइफ एंड ही हिमसेल्फ पास्ड अवे. ट्रैजिक इवेंट. शर्मा जी के पास होने के बाद क्या हुआ, जो हर घर में होता है. उनके पीछे जो उनके दोनों बेटे थे, जिनकी फोटोग्राफ आपने देखी, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर, डॉक्यूमेंट ढूंढना शुरू किए, पेपर समझने शुरू किए, क्या क्या हमारे फादर छोड़ कर गए हैं, क्या क्या इसमें रहा है. परेशान हुए, कुछ चीज़ें मिली, कुछ चीज़ें नहीं मिली, कुछ बातें हुई, कुछ बातें नहीं हुई. बट एट टाइम्स कुछ समय और बीता, चीज़ें और डिस्टर्ब हुई, फैमिली में थोड़े झगड़े भी शुरू हो गए, और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते कोर्ट तक पहुंच गया. आप लोग क्या इसे रिलेट कर पा रहे हैं? Yes. Yeah. आप लोग ने देखा होगा इस तरह की चीजें. एंड वंस दैट फैमिली वाज यूनाइटेड बाय वैल्यू, नाउ डिवाइडेड बाय द वैल्यूएशंस. जो वैल्यूज पर टिके रहते थे, आज वो वैल्यूएशन की बात करते हैं, मेरा कितना तेरा कितना. वुड मिस्टर शर्मा वांटेड हिज फैमिली टू बी डिवाइडेड ऑन दिस इशू? पूरी जिंदगी उन्होंने कमाया है, अपने पैसे बढ़ाए, अपनी फैमिली क्रिएट की, लेकिन क्या मिस्टर शर्मा ऐसा चाहते थे अपनी वेल्थ के साथ ऐसा हो? आंसर इज डेफिनेटली नो. सो व्हाट इफ
Now the big issue, what if you were in his shoes? पोस्ट लंच सेशन के बाद मैंने बोला था कि थोड़ा मन भारी रख करके चलिएगा, आज मैं बहुत सारी ऐसी बातें करूंगा. What if you were in his shoes? सिचुएशन अलग हो सकती है, बात अलग हो सकता है, बट एक न एक दिन सबके साथ वो एक समय आने वाला है और आएगा. वो आने वाला पल, उसके लिए हमें तैयार रहना है. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या आपकी संपत्ति जो इतने सालों में आपने कमाई बढ़ाई, क्या वो आपके परिवार की विपत्ति बननी चाहिए? आज तो हमने प्रॉपर्टी सारी तैयार कर ली, सारी चीजें इकट्ठा कर ली, लेकिन क्या वही संपत्ति हमारे परिवार की विपत्ति बननी चाहिए? अगेन द आंसर इज नो. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वंस अगेन, इज वेल्थ क्रिएशन इज सफिशिएंट? व्हाट इज योर आंसर? आंसर टू द हाउस, is wealth creation is sufficient? Answer is once again no. No, right? इसलिए आज अब हम लोग को इसके बारे में समझना जरूरी है. What if ये जो सारी situations आएंगी, तो after you're creating your wealth, what has to be done, what needs to be done by all of us, उसके बारे में आज कुछ हम लोग बात करेंगे. तो वेल्थ क्रिएशन की जब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हम लोग ने लास्ट अपने वो सेशन में किया भी था, it is called a wealth pyramid. Wealth pyramid means there are 3 stages to the wealth pyramid. Number 1 is the wealth creation that all we are doing right now. और लगातार करते रहेंगे जब तक हमारी लाइफ रहेगी. The second most important point is the wealth protection. Because wealth creation is not sufficient at all. Wealth का protection भी जरूरी है कि हम कैसे उसको डेवलप कर रहे हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी माध्यम से. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन. और आगे चल करके केवल उस वेल्थ का प्रोटेक्शन ही नहीं, उसके बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर होनी चाहिए. हम लोग जो बात करते हैं हमारी 7 पुश्तें खाएंगी, तो 7 पुश्तें तब खाएंगी जब वो वेल्थ ट्रांसफर एक पुश्त के बाद दूसरी पुश्त और दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद 7वीं तक होगा, और इवन उसके आगे. महाजन सर ने हम लोग को आज सुबह ही ये बात ठीक है वो बताई है कि हमें 7 पुश्तों तक की चीजें तैयार करनी है. लेकिन ये कब होगा? जब हम 7 पुश्तों तक अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर पाए. इज इट रिक्वायर्ड? यस और नो? यस. रियलिटी चेक, बट द ट्रूथ इज इन इंडिया एट लीस्ट, you will be surprised to know as of 30th June 2025, over 67,000 crores is lying unclaimed deposit with the public and the private sector banks in India. और ये पैसा किसका है? आपका और हमारा. जो शायद हमारे पिताजी, उनके जो है ठीक है उनके पिताजी, दादाजी छोड़ करके चले गए. पता ही नहीं है कहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे मेरे पास अब तक ठीक है वो आ जानी चाहिए थी लेकिन आज तक नहीं आई, और वो कहाँ फंसी पड़ी है? आरबीआई के पास. एंड द अमाउंट इज whopping 67,000 CR. Is it a small amount? इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से भी ये 67,000 करोड़ is too much. Once again, the cases under the litigations, about 2/3 of the civil cases are related to the land and property. Approximately 66%. Is it again whopping 66% केसेस प्रॉपर्टी के आज की तारीख में डिस्प्यूटेड पड़े हुए हैं, कोर्ट में पड़े हुए हैं, जिस पर कोई ना कोई फाइट चल रही है. और ये फाइट, जैसा कि आपने पिछली भी स्लाइड में देखा था, कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये जो कोर्ट केसेस हैं, हमारे और आपके ही तो हैं. ये हमारे और आप जैसे लोगों के ही हैं, क्योंकि बड़े लोग तो अपनी वेल्थ क्रिएट करके चले गए, लेकिन हमारे जैसे लोग जो आज तक इस बात को न समझे, न जाने, ना हमारे पिताजी ने इस चीज पर ध्यान दिया, ना हम ध्यान दे रहे हैं, आज जिसके बारे में हम लोग अपना बात कर रहे हैं. 66% आर द प्रॉपर्टी लाइंग विद दिस वन. ये सिविल ये केसेस, ये रिकवरी ऑफ मनी 8.1, फैमिली 10%, परमानेंट इंजंक्शन 3.4 एंड अदर्स इज 12.3. सो क्वेश्चन टू द हाउस, हाउ मेनी ऑफ सीन फैमिली डिस्प्यूट्स अप क्लोज? आपके करीब में कितने लोग हैं, प्लीज रेज योर हैंड, जिसने अपने परिवार में या आसपास में फैमिली डिस्प्यूट्स अपने प्रॉपर्टी के पास में देखे हैं? प्लीज रेज योर हैंड. अ लॉट ऑफ यू, अ लॉट ऑफ यू. माय सेकंड क्वेश्चन, वो फैमिली के डिस्प्यूट्स या फाइट्स आज भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं? प्लीज रेज योर हैंड. ऐसे कितने लोगों ने, आप लोगों ने इस चीज को देखा है कि कितने कोर्ट केसेस में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या फैमिली ये डिस्प्यूट आज की तारीख में पेंडिंग है?
क्या लेकिन हम लोग में से किसी ने कोई विल, कोई ट्रस्ट, कोई और इस तरह की फैमिली प्लानिंग या सक्सेशन प्लानिंग की है? अगर किसी ने की है, प्लीज रेज योर हैंड. ओनली वन. Only one is only 1, 2 or 3. So the percentage is, I guess, less than 5%. हमारे इस कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें लेस देन 5% लोगों ने अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा भी है. तो क्या ये जरूरी नहीं है कि इसके बारे में हम समझे, सोचे और आगे बात करें? लास्ट क्वेश्चन, किसी ने अपार्ट फ्रॉम द विल किसी भी तरीके की सक्सेशन प्लानिंग कभी करी है? किसी भी तरीके की, एनी टाइप ऑफ सक्सेशन प्लानिंग अपार्ट फ्रॉम यू थ्री जेंटलमैन? आप लोगों के जो बैंक अकाउंट हैं उसमें नॉमिनेशंस आप लोग ने कराए क्या? कितने लोग ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर में करा रखा है नॉमिनेशंस? प्लीज रेज योर हैंड्स. जॉइंट अकाउंट कितने लोग की ये फैमिली में है? सिंगल अकाउंट से हट करके जॉइंट अकाउंट है, कितने लोगों के साथ है? काफी लोगों के साथ है. इन अ वे और अदर मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये चीज फील होता होगा कि मैंने साहब जॉइंट अकाउंट करा लिया, नॉमिनेशन करा लिया, दैट मीन्स मैंने अपनी सक्सेशन प्लानिंग कर ली है. इज इट राइट? नो. तो वो जॉइंट अकाउंट और नॉमिनेशन इज अ पार्ट ऑफ द सक्सेशन प्लानिंग, बट इट इज नॉट अ होलसम प्लानिंग अबाउट द ओवरऑल एस्टेट एंड द सक्सेशन प्लानिंग. तो अभी इसके बारे में अभी हम लोग और बात करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज the reality check number 2, only 15% of the Indian families have a robust succession planning. Only 15%. और इस हाउस की मैं बात करूं, it is only 5%. तो यानी कहीं ना कहीं वेल्थ प्लानिंग के बारे में, अपने एस्टेट प्लानिंग के बारे में केवल 15% फैमिली, तो मुझे लगता है और आप लोगों को भी इस बात को अग्री करेंगे कि जो लार्ज बिजनेस कॉर्पोरेट्स हैं वही इसकी प्लानिंग करते हैं, हम नहीं करते. इज इट सो? टाटा, अंबानीज, बिरलाज, ये लोग अपनी स्टेट प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हमारी जैसी आम फैमिली, आम जनता इसके बारे में न सोचती है न समझती है. तो 15% में भी वही लोग हैं, दोज आर द टाइकून्स ऑफ इंडिया. एवरीवन एग्रीज विद दिस? एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. तो अब इसके बारे में हम लोग और समझना शुरू करते हैं, बट एक एक्टिविटी मैं आप लोग के साथ करना चाहता हूं. हम लोग बात स्टेट प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग की कर रहे हैं. आई विल गिव यू ओनली 30 seconds. कैन यू प्लीज लिस्ट ऑल दोज एसेट्स दैट यू थिंक आर इंक्लूडेड इन योर एस्टेट? मैं 30 seconds का आपका टाइम दे रहा हूं. तन्मय प्लीज, 30 seconds में आप लोग के पास पेपर है, पेन है. आपके एस्टेट यानी एसेट्स, ऑल योर एसेट्स, आपके एसेट्स क्या क्या हैं, क्या 30 seconds के अंदर आप इस चीज को पेन डाउन कर सकते हैं? प्लीज 30 seconds ओनली. बिकॉज ऑफ द पॉसिटिव ऑफ टाइम मैं आप सबको टाइम दे रहा हूं. जो भी आपके मन में आए, जो भी आपके ध्यान में आए, बैंक अकाउंट, लैंड, जो भी और आपके ध्यान में आता है, जस्ट 30 seconds. आप प्रॉपर्टी या एसेट्स के नाम लिख सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, मेरे ये एसेट्स हैं. 30 सेकंड के अंदर अगर आप लिख सकें. तन्मय, यू हैव द टाइमर. थैंक यू. प्रॉपर्टी अगर आपकी 5 जगह है, सबके एड्रेस नहीं लिखना, आप ये सिंपली लिख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 5, बैंक अकाउंट 10 अगर आपके 10 बैंक अकाउंट है. इट इज ओके. इज इट डन? ऑल ओके? चलिए. तो अगेन मैं हाउस से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, किस टाइप के एसेट्स आप लोग ने अपने पेपर पेन में लिखा होगा? एक एक करके मैं पूछता हूँ. यस ऋषि सर. गोल्ड एंड ज्वेलरी, वन टाइप ऑफ एसेट. म्यूचुअल फंड्स, लैंड एंड बिल्डिंग, शेयर्स, इंश्योरेंस, एफडीज, ठीक, आईपी, करेक्ट. एनीथिंग एल्स? पीपीएफ, ओनली लैंड, गोल्ड, कैश, कार, बिजनेस शेयर परसेंटेज, परफेक्ट. पीएफ, प्रोविडेंट फंड्स. एनीथिंग एल्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. और कुछ छूट तो नहीं रहा है? गुडविल. अच्छा, गुडविल किसने वैल्यू करा रखी है? प्लीज एनीवन? आपने वैल्यू गुडविल? ग्रेट ग्रेट नवीन जी, गुडविल आपने वैल्यू करा रखी है. इट्स अ ग्रेट थिंग. यस, क्लैप फॉर हिम. और कोई एसेट्स? और कोई एसेट्स? Equipment, instrument. बिजनेस एसेट्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट.
अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसको ऐसा कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज वन ऑफ योर एसेट्स, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्सनल एसेट्स की। कार, यस डेफिनेटली। एनीथिंग एल्स? मनी लेंडेड टू अदर्स, गुड। एनीथिंग एल्स? ऑल डन। चलिए, तो आज हम लोग ये बात करने वाले हैं, और मुझे इस हाउस से अभी ये फीडबैक मिला है कि हमारे पास एसेट्स क्या क्या हैं शायद हमें खुद ही नहीं पता है, और मैं अभी आपको इस बात को प्रूफ करता हूँ। हमारे पास एसेट्स क्या है ये हमें नहीं पता है, तो मैं अपनी फैमिली को, अपने एस्टेट को, अपनी चीज़ों को आगे पास ऑन कैसे करेंगे। हम लोग ने वेल्थ ट्रांसफर की बात की, वेल्थ प्रोटेक्शन की बात की, लेकिन हमें अपने एसेट्स के बारे में तो पता होना चाहिए। वी हैव डिस्कस्ड टिल टाइम द जॉइंट अकाउंट्स, द MIS, गोल्ड स्कीम्स, RDs, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, FDs, लैंड एंड कार, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक इंडियन हाउस होल्ड की जो वेल्थ होती है ब्रॉडली इन कैटेगरीज में बाइफरकेट होती है। प्रॉपर्टी इज अमंग्स द हाईएस्ट परसेंटेज, दैट इज 57.8%, एंड देन बैंक डिपॉजिट्स, देन गोल्ड, देन इंश्योरेंस, बट PF एंड कैश एंड इक्विटीज। एवरीथिंग इज विद मी? या एवरीवन इज विद मी? नाउ what about these assets? What I'm going to tell about you, that is number one, your mobile number. बैंक अकाउंट लॉगिन करते हुए OTPs क्या सबके पास आते हैं? व्हाट इफ कि वो मोबाइल नंबर मैं ले लूं, आपने तो उसके बारे में कोई प्लानिंग की ही नहीं है, चलेगा क्या? आपकी सारी OTPs मैं रिसीव कर सकता हूं क्या? या कोई ऐसा व्यक्ति रिसीव कर सकता है जिसने उसके बारे में सोचा ना हो? ये मुझे किसी ने नहीं बताया। नंबर टू, योर ईमेल ID कितनी बड़ी एसेट है ये मुझे बताने की जरूरत है। कि हम लोग के जो है वो ऋषि आचार्य सर पूरा एक 3-4 जो है वो सेशन अपने ऊपर लिए हुए हैं गूगल अकाउंट्स के बारे में। ईमेल ID किसी ने नहीं बोला। योर वेबसाइट, योर कैश पेइंग वेबसाइट, सब लोग सीख रहे हैं कि हमारे वेबसाइट हमारी डेली बेसिस की एक एसेट और इनकम अर्निंग सोर्स है। डायरेक्ट इनकम हमारी वेबसाइट से लॉगिन होता है, वो पैसा कहीं और जा रहा है, वेबसाइट पर लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है नहीं हो रहा है, किसने सोचा है इसके बारे में? नेक्स्ट इज योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। दुबई घूमने आए हैं, फोटोग्राफ खींच रहे हैं, इवेंट की ये फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, अवार्ड लोगों ने जीते हैं उसकी फोटोग्राफ सारी जो है खींची जा रही हैं, कहाँ पड़ेंगी? सोशल मीडिया पर, वेबसाइट्स पर। इसके अकाउंट्स कौन हैंडल कर रहा है? डीमैट एंड ट्रेडिंग ऐप, डीमैट एंड ट्रेडिंग ऐप्स जो आजकल मोबाइल में ज़ीरोधा हो गया है, ग्रो हो गया है, इतने कंफर्टेबली आप अपने ठीक है आप अपने शेयर या अकाउंट्स को ट्रेड कर पा रहे हैं। कितने लोग अभी खाली एजेंट के साथ काम करते हैं और ये ऑनलाइन ऐप्स का ठीक है वो यूज नहीं करते? कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स ऐप यूज करते हैं, और उसके अंदर जो शेयर पड़े हुए, म्यूचुअल फंड्स पड़े हुए, उसका क्या और कौन देखेगा, कैसे पास ऑन होगा? योर UPI एप्स, मोबाइल नंबर का पता नहीं है, मोबाइल के साथ जो है आपके UPI ऐप, उसके पासवर्ड चले गए किसी के साथ। क्रिप्टो करेंसीज, कितने लोग हैं जो यहाँ पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। नहीं करते हैं, ओनली 40-50% मैक्सिमम। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट 50%? ये भी किसी ने नहीं बोला, और आपके मोबाइल में होगा, आपकी फैमिली को भी इसके बारे में नहीं पता होगा, आई एम श्योर। योर सब्सक्रिप्शंस, एनुअल सब्सक्रिप्शन हमने LC का ले रखा है, डिफरेंट वेबसाइट्स पर ठीक वो परचेज कर रखा है, आपके क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक है, आपके जाने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट खाली हो रहा है, हर महीने हर साल वो सब्सक्रिप्शन, जूम के ऐप्स हैं, लगातार वो ट्रांसफर हो रहे हैं ठीक है वो कहीं और। कौन बताएगा कि अब मैं हूं कि मैं नहीं हूं, उस अकाउंट का क्या करना है? Isn't it your asset? It is your asset. Credit card points, miles on plane and so on. ये मैंने केवल कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। क्या हमें पता है कि ये भी हमारे एसेट्स हैं? ये हमारे एसेट्स हैं। ये अभी आपको क्लियर है मेरी बात, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? On a plane, loyalty, लॉयल्टी पॉइंट्स विद अ प्लेन विद एनी एजेंसीज। इसके अलावा मेरे से कुछ और छूट रहा हो तो प्लीज आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं। website plus payment gate, पेमेंट गेटवे, वेबसाइट प्लस पेमेंट गेटवेज। व्हाट एल्स? with liabilities, लाइबिलिटीज तो है ही है जो हमें और भी भाई ठीक है वो मिलने वाली हैं, जाने वाली हैं। तो इन एसेट्स के साथ देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड
और हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं, मेरे कुछ बैंक अकाउंट में, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ लैंड में, कुछ इधर उधर के और चीजों में। बट इजंट इट, आज की तारीख में ये एसेट्स हमारे लिए वैल्यूएबल एसेट्स हैं। हु विल टेक केयर ऑफ दिस? बिजनेस मैं कर रहा हूँ, 2 बच्चे हैं, एक के पास चला गया अपना ये मोबाइल नंबर, एक के पास चला गया ईमेल आईडी, दोनों में झगड़ा हो गया। आपका बिजनेस ऑपरेट कैसे होगा? आपका बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा? ओटीपी किसके पास जाएगा? और क्या ये ओटीपी वाला इशू किसी के साथ आया है कि नहीं आया? बहुत आया है। द वन। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं टू बी डिस्कस्ड, टू बी नोटिस्ड, जिसको आप प्लानिंग में लाएं, जिसको आप समझें कि ये भी आपके एसेट्स हैं अलावे जो अभी आप लोग ने हमसे शेयर किया है। सो मेक योर लव वन अवेयर, स्पेशली योर स्पाउस एंड अदर्स। तो आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अपने जो भी खास हैं जिनको वो समझते हैं, स्पेशली योर स्पाउस, उनसे ये सारी बातें डिस्कस करें, डिक्लेयर करें ये सब रखे कहाँ हुए हैं। और ज्यादातर चीजें कहाँ मिलेंगी? आपके मोबाइल में। और वो मोबाइल ही कहीं लॉस्ट हुआ तो क्या होगा? Who will recover with those things? Just smart and you. बहुत बिल्कुल। A simple salaried employee, a person usually have 12 to 15 assets as per the PwC report. So broadly अगर हम बात करें तो type of assets included in your estate will be categorized into 4 categories. Number 1 is your physical assets, that is your property, equipment, vehicle, inventory and all. Number 2, your financial assets like your MF, fixed income securities, cash equivalents, derivatives. Number 3 is your digital asset, that is your cryptocurrencies, NFTs, tokenized assets, securities, UPI, mobile, email ID, social media and so on. And last one, the intangible asset, that is your goodwill, patents, trademarks, copyrights, brand recognitions. आपके जो भी गुडविल और पेटेंट और ट्रेडमार्क जो भी आपने अपना सब्सक्राइब कर ठीक वो करा रखा है, वो भी तो आपकी एसेट्स हैं। आपके जाने के बाद आपके ट्रेडमार्क का क्या होगा? हैव यू प्लान फॉर दिस? ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी मेहनत पड़ती है, एवरीवन ही नोज अबाउट इट। ट्रेडमार्क का ठीक है रजिस्ट्रेशन इतना आसान नहीं है, बट हो गया है। आज एज अ ओनर मैं नहीं हूं तो ट्रेडमार्क कोई भी यूज कर सकता है क्या? क्या आप चाहेंगे कि वो कोई भी यूज करे? Answer is no. So these 4 type of assets must be known and written by every one of you. तब तो पता चलेगा कि ये मेरी wealth है. Now comes the question of the wealth security and the wealth transfer. अभी तो हम लोग केवल wealth creation में हमने क्या क्या create कर रखा है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। I am okay with this. Everyone is connected with these things. Good. ब्रॉडली अगर मैं बात करूं इन 4 कैटेगरीज में भी, मैं कुछ और इस पर आगे जाता हूं कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन योर एस्टेट इज द एसेट व्हाट यू ओन टुडे। आज की तारीख में हमारे पास क्या क्या है? एट द टाइम ऑफ डेथ व्हाट द एसेट विल यू बी ओनिंग? डेफिनेटली आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद, आई होप आज के 50 साल बाद भी आप लोग के पास क्या क्या एसेट्स होंगी, क्योंकि वो भी डेवलप हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, समय बदल रहा है, उसके बारे में भी सोचना है, समझना है। एक रेजिडुअल क्लॉज हमारे विल में होना ही चाहिए कि जो आज हमारे पास नहीं है उसके बाद भी अगर वो बाद में आती है तो वो किसके पास जाएंगी, किसके पास ट्रांसफर होंगी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, नोट करना है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पास ऑन होने के बाद आपको मिलती है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि वो कौन सी एसेट्स हैं कि मैं पास ऑन हो चुका हूं उसके बाद हमें मिले? कोई आइडिया? इंश्योरेंस, Right. LIC, इंश्योरेंस एंड ऑल, रॉयल्टीज एंड नेक्स्ट, और कोई आंसर? Or employees like they do. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कॉम्पनसेशन है। कॉम्पनसेशन की एक बात कहना चाहता हूँ, अभी समहाउ अहमदाबाद वाली एक जो है वो दुर्घटना हुई, जो सपोज कि उसमें कुछ आपको ये मिलता है वो कॉम्पनसेशन अमाउंट, वो किसको जाएगा? जो कॉम्पनसेशन आफ्टर योर डेथ इन द इवेंट ऑफ एनी दिस वन मिसहैप, कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है, उसका एक्चुअल ओनर कौन है? व्हाट इज योर आंसर? डिपेंडेंट, लीगल हेयर, लीगल हायर? आंसर इज बिग नो. You yourself is the first owner of that compensation. Yeah. अगर आपको ये लगता है कि आपके डिपेंडेंट उसके ओनर हैं, द आंसर इज नो. यू योरसेल्फ इज द फर्स्ट ओनर, बट यू आर ऑलरेडी पास्ड अवे. अब किसके पास जाएगा? वी हैव प्लान्ड फॉर दिस. तो ऐसी भी चीजें हैं दैट यू आफ्टर
आफ्टर यू पास्ड ऑन यू ओन दैट एसेट, जो कि आप एंजॉय नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो आपको आगे पास ऑन करनी ही है या आपको उसके बारे में प्लानिंग करनी ही करनी है। तो ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके ध्यान में रहे कि व्हाट इज द एसेट्स दैट यू ओन टुडे, दैट यू ओन एट द टाइम ऑफ योर डेथ एंड आफ्टर यू पास्ड ऑन। और क्या यहां तक आपने सोचा आज के इस सेशन से पहले, क्या यहां तक हमारी थिंकिंग जा पाई है? नो, आंसर इज नो। दैट इज वाई दिस सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको ये तो पता रहे कि हमारे पास हमारे एसेट्स हैं क्या क्या। तो ब्रॉडली अगर मैं बात करूं इसमें, तो योर लॉकर कंटेंट्स, लोन रिसीवेबल जो शायद कभी कोई, ठीक है, किसी को दिया हुआ है, वो आ रहा है नहीं आ रहा है, योर ट्रस्ट एसेट्स, योर कोर्ट क्लेम, योर एक्सीडेंटल सेटलमेंट एंड द कॉम्पनसेशन, अगर कुछ भी मिलते हैं तो ये आपकी एसेट है जिसके बारे में प्लानिंग जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक तो हम लोग ने ये बात समझ में आ गई कि एस्टेट हमारी क्या क्या है, एस्टेट प्लानिंग क्यों जरूरी है, ये सारी बातें अब तक तो हम लोग ने समझ ली है, सीख ली हैं। लेकिन जैसा मैंने इस हाउस से पूछा था कि ओवरऑल एस्टेट की प्लानिंग करने में लोग हिचकते क्यों हैं, और यहाँ पर भी मुझे इस बात को आप ही लोग ने प्रूफ किया कि केवल 5% लोगों ने हाथ उठाया कि हम लोग ने ठीक अपनी ये एस्टेट प्लानिंग जो है वो की हुई है, उसके बारे में समझा हुआ, उसके बारे में सीखा हुआ है, लेकिन हम अवॉइड करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसके ब्रॉड रीजंस की बात करें, नंबर 1 इज द डेथ। डेफिनेटली it is an unpleasant event that most of the people avoid us talking about it. हम नहीं चाहते बात करना, अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है, डेफिनेटली लाइफ है। Who stops you to earn? वेल्थ क्रिएशन के लिए रोका किसने है? You just do it. बट क्या उसकी प्लानिंग आज जरूरी नहीं है? डेफिनेटली ये जरूरी है। एक्सपेक्टेशन दैट दे हैव लॉट ऑफ टाइम टू प्लान इट, अभी मैं इस पर भी आऊंगा। बहुत टाइम है हमारे पास, कर लेंगे, आज नहीं है, कल नहीं है, दुबई से जाएंगे वापस गोरखपुर, बम्बई, दिल्ली, पुणे, जो जहां से आए हैं वहां पर वो प्लानिंग कर लेंगे। नंबर 3 इज द एक्टिंग ऑन इट इन्वॉल्व्स टू मच ऑफ वर्क एंड टाइम। यार अभी रोज का धंधा देखें कि बैठ करके एस्टेट प्लानिंग करें, नहीं ध्यान जाता, नहीं करते हैं, रोजमर्रा में फंसे रहते हैं, टोटली नॉट इंटरेस्टेड इन प्लानिंग। यार जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे छोड़ के रखे हैं, भगवान ने गाड़ी चलाई है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, आगे भी भगवान चलाएगा, देखा जाएगा क्या होगा। एंड द लास्ट वन इज हैविंग नथिंग मच टू प्लान और डिस्ट्रीब्यूट। और कई लोग को ये भी लगता है यार है ही नहीं, मैं डिस्ट्रीब्यूट क्या करूं। इज इट सो? Yep, it is. Very well. बट द ब्रॉड आंसर इज दिस फर्स्ट प्लानिंग, द फर्स्ट सेंटेंस एंड द फर्स्ट लाइन, इसमें बहुत लोगों को एक डर, एक भय, एक थॉट रहता है, यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, कब तक हम जिएंगे, अभी तो पता ही नहीं है, लेकिन करेंगे आराम से, जल्दी क्या है। प्लीज टेक दिस एज योर एसेट। अगेन अपने मोबाइल में आप इसकी पिक्चर खींच कर रख सकते हैं, अगेन आपके मोबाइल एसेट में आ सकती है। चलिए नेक्स्ट। जस्ट टू पास ऑन। हाँ या श्योर। सो ये हम लोग प्लानिंग करने से घबराते हैं, डरते हैं, क्यों डरते हैं, किस लिए डरते हैं, उसके बारे में कुछ बातें मैंने शेयर करी हैं। तो अब तक 2-3 बातें और हम लोग ने सीख ली हैं कि हमारी एसेट क्या है, हम प्लानिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारी एसेट्स में इंक्लूड क्या क्या है, किन किन बारे में हमें सोचना चाहिए, कैसे कैसे समझना चाहिए। यस, या श्योर। सो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट टाइम टू डू दी एस्टेट प्लानिंग? आपके हिसाब से अब तक तो ये समझ गए, इट इज इंपॉर्टेंट, बस सही समय क्या है अभी? चलिए बहुत अच्छा है, अगर आपने मेरे को आंसर दे दिया है तो अभी इसके बारे में हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। प्लीज राइट डाउन योर डेट ऑफ बर्थ, प्लीज राइट डाउन ऑन योर पेपर, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, प्लीज राइट डाउन वॉट एवर इट इज। आप अपनी जन्म तिथि इसमें लिख सकते हैं, योर डेट ऑफ बर्थ। नाउ द नेक्स्ट line to be written down is your date of death. Does anyone know about this? What is your date of death? So the planning is to do it right away. The best time to do is to do the estate planning is now, today itself. दुबई से जाने के बाद जाते ही अपनी लिस्ट बनाइए, उस पर काम शुरू करिए। कैसे करना है अब इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। विल बनाइए, बहुत सारे और तरीके हैं भी, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि आगे कैसे करना है। फर्क क्या पड़ता है?
हम एस्टेट प्लानिंग करें नहीं करें, डेफिनेटली उसमें जो बेसिक बातें अब तक हम लोग ने समझी हैं, अगर हमने अपनी असेट्स को जनरेशन को पास ऑन करना और ये हम कह सके, हमारी सात पुश्त बाद की पीढ़ी ये कह सके कि मेरे 7 पुश्त पहले मेरे दादाजी ने यह प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो तभी कह सकती है जब आपने वेल्थ ट्रांसफर को प्लान किया हुआ है। तो द एज्ड जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये तभी पॉसिबल है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ यू डोंट हैव द एस्टेट प्लानिंग, देन पे द कोर्ट फीस, फैमिली स्ट्रेस एंड टाइम डिलेज, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी आपकी फंसी रहेगी तब तक आपकी जेन्युइन अर्न प्रॉपर्टी भी कोर्ट के पास या बैंक के पास फंसी रहेगी, आपके लव्ड वन के पास वो पास नहीं हो सकेगी। इसलिए दिस स्लाइड्स क्लियर इट अबाउट कि आपने एस्टेट प्लानिंग करनी है अगर आप नहीं चाहते कि आपकी नेक्स्ट ठीक है वो जनरेशन को कोई स्ट्रेस या कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। अब तक तो हम लोग ने सारी बातें एस्टेट के बारे में समझ ही ली है। अब मैं डेफिनेशंस पे जा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट वन इज द व्हाट इज द स्टेट प्लानिंग। सो द स्टेट प्लानिंग इज who will receive what you own, number 2 when they will receive it, and number 3 how they will receive it। estate and succession planning जो पूरा चैप्टर है केवल इन 3 सवालों पर टिका हुआ है। अगर ये 3 सवाल का जवाब आपके पास है, you have done the perfect estate and succession planning। am I clear on this? everyone is okay with this? ये 3 सवाल अगर आपने क्लियरली अपने लव्ड वंस को बता दिया, आप समझ गए, देन यू हैव डन अ परफेक्ट एस्टेट प्लानिंग। Who will receive what you own, when they will receive it, and how they will receive it after you are no longer here, or if you become incapacitated। It ensures your property, assets, your wishes and your family's harmony are protected without ये confusion, conflict or courtrooms। Now comes for the tools। अब तक तो हम लोग ने समझ लिया हमारी एस्टेट क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, क्यों जरूरी है, कब करना है, एस्टेट प्लानिंग होती क्या है। आई एम इन टाइम, एवरीवन इज कनेक्टेड विद मी, गुड। तो अब ये बात आती है कि सर यहाँ तक तो सारी बातें होगी कि हमने एस्टेट प्लानिंग करनी है। कुछ लोगों ने कुछ ठीक है अपने तरीके से की भी हुई है, कुछ लोगों को अभी करना भी है। तो व्हाट आर दोज टूल्स फॉर द एस्टेट प्लानिंग? नंबर 1 टूल इज डूइंग नथिंग। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी एस्टेट प्लानिंग हुई? मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। डूइंग नथिंग इज ऑल्सो एन एस्टेट प्लानिंग, क्योंकि फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपकी एस्टेट प्लानिंग कैसे होनी है। प्रॉपर्टी तो पास ऑन होनी है, बैंक अकाउंट तो पास ऑन होना है, बट ये डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो डूइंग नथिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल। नंबर 2 हैविंग अ जॉइंट अकाउंट, ज्यादातर लोगों के पास है। Number 3 having the nominations in your bank accounts, your demat account, your etc assets। Number 3 may be your will, and number 4 in today's modern time is a family trust। कितने लोग फैमिली ट्रस्ट बनाए हुए हैं या जानते हैं, समझते हैं इसके बारे में? प्लीज रेज योर हैंड। 1%, a couple of persons, right, great। These are the tools for estate planning। सभी इंडिपेंडेंटली आपस में इंडिपेंडेंट है। जरूरी नहीं है कि अगर आपने जॉइंट अकाउंट किया है तो नॉमिनेशन भी किया है, वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट सही क्या है हम लोग आज इसके बारे में भी ठीक है वो डिस्कस करेंगे। विल आपने बनाई भी हो सकती है, नहीं भी बनाई हो सकती है। ट्रस्ट के बारे में समझा भी हो सकता है, नहीं भी समझा हो सकता है। आप चारों चीजें कर सकते हैं। आपने ट्रस्ट भी बनाए, विल भी बनाए, आपके जो है अकाउंट्स के साथ अपने ठीक है वो नॉमिनेशंस भी हैं, जॉइंट अकाउंट्स भी हैं, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। These are the tools। So मैं टूल्स के बारे में कुछ बातें यहाँ पर जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। डेफिनेटली वो कंसिडरिंग द टाइम बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से आप इन चीजों को समझिएगा। बहुत सारे कंफ्यूजन्स की क्लैरिटी आज आपको यहाँ पर होने वाली है। डूइंग नथिंग, जैसा मैंने कहा कि ये भी एक इज अ टाइप ऑफ एस्टेट प्लानिंग जब गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट आपकी स्टेट को प्लान करती है, वो कैसे करती है? ब्रीफली मैं इस बात को समराइज करता हूँ। अगेन यू विल बी लोडेड विद सम ये इंफॉर्मेशन अबाउट इट कि गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं शॉर्ट में जाऊंगा, बट जस्ट हैव अ लुक कि डूइंग नथिंग के केस में आपकी फैमिली के ऊपर क्या लोड आता है। बिकॉज इट इज नॉट अबाउट योर वेल्थ, इट इज अबाउट योर फैमिली। आपके जाने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचेंगे, आप ये जरूर सोचेंगे कि मेरी फैमिली उस प्रॉपर्टी को हैंडल कैसे कर रही होगी। एंड आई विल प्रूव इट वंस अगेन
सो डूइंग नथिंग के केस में सक्सेशन लॉ काम करता है। सक्सेशन लॉ इन इंडिया 3 तरीके से काम करता है। फॉर द हिंदूज इट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, फॉर मुस्लिम्स इट इज मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया लॉ 1937, and the third one is for the Christian and Parsis, that is the Indian Succession Act 1925। ये सब 50-100 साल से ऊपर के पुराने एक्ट हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपकी अल्टीमेटली एस्टेट और प्रॉपर्टी का होगा क्या। अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने नहीं, डेफिनेटली आपकी फैमिली को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जा चुके हैं। तो उसके बाद आपको क्या आप चाहेंगे कि ये सारे एक्ट पढ़ करके आप समझे, लेकिन आज मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसके कुछ ग्लिम्स या स्क्रीनशॉट ले कि अल्टीमेटली ये एक्ट कहते क्या है, व्हाट डज गवर्नमेंट स्पीक्स अबाउट इट, कि आपके ये सक्सेशन प्लानिंग होगी कैसे। इफ अ डिसीज्ड हिंदू मेल डाइंग इंटेस्टेट मींस विदाउट राइटिंग अ विल, उसने कुछ भी अपनी प्लानिंग ठीक है अपनी वो प्लानिंग या अपनी वो नहीं की हुई है, हिंदू मेल है, ही इज नो मोर, ही डाइज इंटेस्टेट, उसके केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, देयर आर 4 क्लासेस ऑफ हेयर्स। लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पर जो भी बातें या स्लाइड्स में यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, इसमें काफी सारी चीजें आपको ऐसे लगेंगी बहुत हैवी हो रही हैं। आई विल गो वेरी क्विकली जस्ट टू कीप यू नो अबाउट कि ये अल्टीमेटली होता कैसे है। क्लास 1 लीगल हेयर इज इफ यू डाई इंटेस्टेट देन योर वाइफ, सन, डॉटर एंड मदर will share your estate equally. Class 1 estate. Remember this, your father is not here. यानी कि फर्स्ट राइट में आपके फादर का नाम ही नहीं है। अब किसकी क्या सिचुएशन है सब अपनी फैमिली के बारे में खुद सोच सकते हैं। मदर नहीं है, फादर हैं, बट उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो क्या होगा हमारी एस्टेट का। अच्छा, हमारे बाद हमारी ठीक है अपनी मदर को ये एस्टेट मिल गई, बट ये मदर के बाद क्या होगा, तो मदर के पास जो एस्टेट है या आपके द्वारा आई होगी, फिर उनके जो लॉ हैं कि अगर आपकी मदर जब वो डिसीज्ड होंगी तो उसके बाद प्रॉपर्टी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके अपने लॉ हैं, तो उस तरीके से वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। और ये मैटर और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स होता चलेगा। कुछ स्लाइड से मैं आगे आपको दिखा रहा हूं, मैंने अभी सिर्फ पहली स्लाइड दिखाई है, क्लास 1 है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। क्लास 2 में 9 कैटेगरीज हैं, मैं क्विकली आपको लेकर के चलता हूं। पहले फादर, फिर आपके जो कैटेगरी 2 में सन्स डॉटर, सन, सन्स डॉटर, डॉटर। आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी स्लाइड्स मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आई हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हिंदू सक्सेशन एक्ट या हमारे लॉज हैं इंडिया में जो प्रिवेल करते हैं आपकी अपनी कमाई हुई एसेट्स के ऊपर। मेरा पॉइंट इस स्लाइड्स को दिखाने का सिर्फ इतना है, बाकी ये सारे रूल्स हैं। क्लास 1, 2, 3, 4 कैटेगरी, ये 1, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7, 8 एंड 9, 9 कैटेगरीज डिफाइंड है क्लास 1 हेयर के बाद। क्लास 2 लीगल हेयर्स के लिए आप चाहते हैं इन डिस्प्यूट्स में जाना, वेल एंड गुड, आपके ऊपर है। इसके बाद एग्नेट्स कॉग्नेट्स, एग्नेट्स मींस हमारे जो मेल ये मेंबर्स के थ्रू आई हुई हैं, और ये सारे सीक्वेंशियली चलेंगे, पहले क्लास 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। कोई जरूरी नहीं है आपको रूल्स याद करना, इसका आसान है, हम लोग एस्टेट प्लानिंग कर ले। अल्टीमेट थिंग इज वी हैव टू डू द एस्टेट प्लानिंग, एंड इफ नो वन प्रेजेंट द एंटायर एसेट गोज टू द गवर्नमेंट। डेफिनेटली अगर किसी घर में, भगवान ना करे किसी कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो जिसके घर में कोई भी नहीं बचा, तो सारी प्रॉपर्टी सरकार की। और या फिर कोई डिस्प्यूट में, इतने सारे लीगल इश्यूज, डिस्प्यूट्स बड़ी फैमिलीज में, छोटी फैमिलीज में चलते रहते हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ये प्रूफ करने में कि मैं इनका सन हूं, मैं इनका डॉटर हूं, मैं इनकी मदर हूं, मैं अडॉप्टेड हूं, मैं ये अपनी जिसमें जब वो डायरेक्ट हूं, तो ये बातें प्रूफ करने में हमारी पूरी जिंदगी, हमारी पीढ़ियों की जिंदगी निकल जाती है। डिसीज हिंदू फीमेल, आपकी मदर को गई थी प्रॉपर्टी आपकी, अगेन क्लास 1 में हस्बैंड, सन एंड डॉटर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उनके अपने वो लीगल हेयर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगेन ये सारी बातें आपको बताने का यही मतलब है कि दीज आर द हिंदू लॉ और सक्सेशन एक्ट इन इंडिया, जिसमें आपके प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाएगा। क्लास 4, क्लास 5, डिसीज हिंदू फीमेल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फ्रॉम हर पेरेंट्स। फीमेल के लिए 2 कैटेगरीज में इस चीज को डिफाइन किया गया है, एक जो आपके हस्बैंड के साइड से आई है और एक आपके फादर के साइड से आई है, दोनों के रूल्स अलग है। फिर डिस्प्यूट, तो यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स और अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। कुछ भी नहीं होगा डूइंग नथिंग,
तो भी आपके लिए गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, और गवर्नमेंट कैसे प्लानिंग कर रही है अब तक की स्लाइड्स में आप समझ चुके होंगे। आर यू विद मी? Yeah. कुछ एक्सेप्शंस है, मैं टेक्निकल नहीं होना चाहता यहाँ पर, क्योंकि अभी आपको केवल अवेयर करना मेरा आज की तारीख में ये मकसद है, और 1 घंटे के सेशन में ये प्रैक्टिकल भी नहीं है कि मैं आपको पूरा सक्सेशन लॉ और हिंदू एक्ट समझा सकूं। मुझे खुद पढ़ने में इसको बहुत टाइम लगा है, इस चीज़ को लर्न किया है, समझा गया है, तो काफ़ी समय पर एक्सरसाइज करने के बाद इस 1 घंटे में सारी बातों को मैं समराइज करके आपके सामने रख पा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ फिर अगर आप ये बात करती है इसमें कि मुस्लिम सक्सेशन लॉ में और भी अधिक कॉम्प्लिकेटेड है, कई तरीके के मुस्लिम में रूल्स रहते हैं, कई सारे लॉज हैं उसके अंदर में, बहुत सारी बातें इसके अंदर में लिखी हुई है, हादित, होली कुरान, ईज़मा, क्यास, आई डोंट नो अबाउट दीज वर्ड्स, बट ये सारे तरीके सुन्नी एंड शियाज, उनके अलग अलग रूल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ हेयर्स, मुस्लिम में जितने टाइप्स हैं वो सारे अलग अलग लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज द मुस्लिम, हाँ अगेन ये एक चार्ट जैसे मैंने आपको पहले दिखा रखा था, उनके केस में अगर मेल डाई करता तो 1/8 पार्ट गोज टू द वाइफ, देन फादर, देन द मदर। अलग अलग रूल्स में, अलग अलग एक्ट में अलग अलग चार्ट्स हैं, कोई जरूरत नहीं याद करने की, यू विल हैव दिस स्लाइड्स। जस्ट मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर इंटेस्टेट हमने डाई वो जो है डाई हुए या नहीं रहे, उसके बारे में कोई प्लानिंग की ठीक वो नहीं की, तो लॉज स्पीक्स अबाउट व्हाट, कैसे करना है। ये हो गया हमारे क्रिश्चियन लॉज वंस अगेन। सो if having a state plan, you decide what you will get or your family will get, and if no estate plan, the law, the court decide who will get what. तो आप क्या चाहते हैं, ये आप डिसाइड करें कि आपकी प्रॉपर्टी का क्या हो, या लॉ या कोर्ट डिसाइड करे कि आपकी प्रॉपर्टी का क्या हो? हम चाहेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी का क्या हो, ना कि कोर्ट या लॉ डिसाइड करे कि हमारी प्रॉपर्टी का क्या हो। सो it is not about your wealth, definitely it is about your family. एक क्विक एक्सरसाइज में कराना चाहता हूं, if the time allows. How much time? Okay. A quick activity. Close your eyes and sit straight, please. Everyone, close your eyes and sit straight. सभी लोग imagine, थोड़ा मैं heavy word बोलने जा रहा हूं, imagine the day of your death and who is doing what. आज आप नहीं हैं, आपके परिवार में, आपके घर में शोक का माहौल है, लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपके अपने घर वाले, आपके अपने पड़ोसी, आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने जानने वाले। अब आप याद करिए वो दिन, ध्यान करिए वो दिन। इस बात को 3 महीने बीत चुके हैं, घर में धीरे धीरे सारे सेटलमेंट हो रहे हैं, परिवार का कोई एक मुखिया है जो आपके घर का चार्ज ले चुका है, आपके घर का एक मुखिया है जिसके इंस्ट्रक्शंस पर आपका घर चल रहा है, आपके घर में कोई एक व्यक्ति है जो ओवरऑल घर का कंट्रोल लिया हुआ है। आज आप ये सोच करके बताइए, क्या उनको सारी बातें मालूम हैं जो आज आपको मालूम है? क्या आपको लगता है उनके पास वो सारे स्किल्स हैं जो आज आपके पास हैं? क्या आपको लगता है वो इस बात को उसी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं जैसे आप मैनेज कर रहे होते? जस्ट गिव अ थॉट फॉर 30 more seconds. आपको क्या लगता है, आप किसके बारे में सोच रहे हैं? क्या आप अपनी उस एसेट, उस प्रॉपर्टी, उस बैंक अकाउंट, लॉकर में रखे हुए सोना, या कोई ऐसी एसेट के बारे में सोच रहे हैं, या आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं? व्हाट इज योर आंसर? फैमिली. इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट द फैमिली. तो ये जो आज सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, ये इसलिए सिर्फ नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास एसेट क्या है और क्या हम अर्न करने वाले हैं, बल्कि इसलिए भी सोच रहे हैं कि वो एसेट ठीक उसी तरीके से आपके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जिस तरीके से आप आज चाहते हैं। और ये तभी हो सकता है जब अपनी सारी बातें, सारी चीजें, सारे एसेट, सारी प्रॉपर्टी, सारी लाइबिलिटीज, सारे रिसीवेबल्स जो आपको लगता है कि आपको मिलने वाला हो, ये बातें आप शेयर करें
And my humble request to all the spouse as well, take interest in this. जितनी भी स्पाउस यहाँ पर है उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इसमें इंटरेस्ट लीजिए। बिकॉज प्रैक्टिकली वो क्या हो रहा है, हम लोग ये शिकायत जरूर कर रहे हैं कि दिन भर हम घर में नहीं रहते, प्रॉपर्टी अर्न करने में लगे हुए हैं, पैसे बांटने में लगे हुए हैं, बट हमारे पास है कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी, हमारे एसेट्स हैं कहाँ कहाँ, हमें खुद नहीं पता है। तो प्लीज टेक इंटरेस्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड मोड में हम लोग ने बात किया था, डूइंग नथिंग, हम लोग समझ चुके हैं। प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, वेल्थ के बारे में समझ चुके हैं, और ये भी समझ चुके हैं इट इज ऑल अबाउट आवर फैमिली। एवरीवन इज विद मी और नॉट? मैंने किसी को ज्यादा इमोशनल कर दिया हो देन आई एम नो सॉरी एट ऑल। अगेन थैंक यू। आपका यहाँ इमोशनल होना बनता है, जरूरी है, क्योंकि आपके और आपके परिवार के लिए आज ये बात हो रही है। ये बात आज सिर्फ आपके लिए नहीं हो रही है। कुछ लोग समझते हैं कि हमने साहब जॉइंट अकाउंट कर लिया है तो हमने सारी प्रॉपर्टी अपनी सिक्योर कर ली है। सर मेरे कई सारे क्लाइंट्स आते भी है, सर मेरे ना सारे बैंक अकाउंट में, मेरे सारे डीमैट अकाउंट में मेरे साथ मेरी स्पाउस का नाम, मेरे मदर का नाम, मेरे बच्चों का नाम जुड़ा हुआ है, और हमें लगता है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर कर रखी है। जॉइंट अकाउंट्स के 3-4 तरीके हैं, मैं क्विकली इस पर आपको आगे ले करके चल रहा हूँ। ईदर और सर्वाइवर, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि या तो हम ऑपरेट कर सकते हैं या हमारी फैमिली ऑपरेट कर सकती है। फॉर्मर और सप्रायर, फॉर्मर और इस सर्वाइवर कि हमारे बाद मेरी फैमिली या जो मेरा जॉइंट अकाउंट होल्डर है उसको ऑपरेट करेगा। लेटर और सर्वाइवर, हमारा बाद वाला पहले करेगा, मैं ये बाद वाला जो है पहले करेगा, मैं उसके बाद में करूंगा, या जॉइंटली हर एक डॉक्यूमेंट हम लोग के जॉइंट सिग्नेचर से ही होगा। ब्रॉडली यही होते हैं, ठीक है, अपने मोड्स ऑफ अकाउंट। एवरीवन इज ओके विद दिस? तो ये सारे जो हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, आपके जो जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, कितने लोगों को पता है कि वो कितनी जगह पर जॉइंट अकाउंट होल्डर के रूप में है? द आंसर इज 67% डजंट नो अबाउट इट। ईटी वेल्थ की रिपोर्ट है, मैं यहाँ कोई बात अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। हमारे जॉइंट अकाउंट होल्डर को ये बात ही नहीं पता है कि उनका जॉइंट नेम किस किस अकाउंट में है, क्योंकि शायद आपको भी नहीं पता है या इस बात को आपने अगेन पास ऑन नहीं किया हुआ है। देन प्लीज अगेन मेक आउट द लिस्ट ऑफ दिस। 67%। कितने लोगों के पास जॉइंट अकाउंट हैं? सभी के पास हैं, सबने आंसर दे ही चुका है। बट क्या लगता है कि कितने अकाउंट में जॉइंट अकाउंट है और वो जॉइंट अकाउंट किस किस के नाम का, ये आज आपको याद है? कोई रेज हैंड, कोई अपना हैंड रेज कर सकता है जिसको याद हो उसके पास जितने भी बैंक अकाउंट है उसमें जॉइंट होल्डर कौन कौन है? ओनली 1 और 2 और 3? मुझे नहीं याद है। नहीं, इट इज नॉट सो, इट इज नॉट सो। कई जगह पर है, लेकिन मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि कहीं पर मदर का नाम है, कहीं पर वाइफ का नाम है, कहीं बच्चों का नाम है। कोई अकाउंट मेरे फादर ने खुलवाया था, उसमें मेरा नाम है, फादर नहीं है, उसमें मेरा नाम है। क्या उसके बाद अगेन मैंने उसको ज्वाइंट अकाउंट किया कि नहीं किया? आई एम नॉट श्योर। ये स्लाइड बनाते हुए बहुत सारा रियलाइजेशन मुझे खुद भी हुआ है, आई मस्ट एडमिट एंड टेल यू, एंड थैंक्स टू अजय सर अगेन। You can open joint account in your savings banks account, MF, DMATs, fixed deposits, post office and all. But one thing you must know, joint account is your mode of operation and not the mode of ownership. This is the most important point. Because होता क्या है, husband and wife के अपने joint account हैं, husband नहीं रहे, wife के पास गया, तो वाइफ के पास कितना गया? दैट ओनली 50% गोज टू दी वाइफ। अकाउंट ऑपरेट करने की पावर वाइफ के पास है, बट ओनरशिप की पावर नहीं है। मैंने कोई सक्सेशन प्लानिंग नहीं की हुई है। क्लास 1 लीगल हेयर के हिसाब से अगर मेरे क्लेमेंट ने क्लेम कर दिया कि मेरा पैसा कहाँ है, दिस विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन द फैमिली एंड द अकाउंट विल बी फ्रोजन। और ऐसे ही नहीं 67,000 करोड़ रुपीज अकाउंट में पड़े हुए हैं। मैं आपको लिंक कर रहा हूं मेरी पहली स्लाइड से इस स्लाइड तक, ताकि आप मेरी हर बातों को समझ सके कि वो बात मैंने क्यों लिखी थी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर जॉइंट अकाउंट इज योर मोड ऑफ ऑपरेशन एंड नॉट दी ओनरशिप। यानी ये बात अब हम लोग को समझ में आ जानी चाहिए कि केवल जॉइंट अकाउंट होना इज नॉट अ परफेक्ट एस्टेट प्लानिंग, समथिंग मोर टू बी डन। क्या करना चाहिए? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स और द इश्यूज इन द जॉइंट अकाउंट्स।
सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रॉड सेंस में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इट इज नॉट द सेकेंड होल्डर हु ओन्स 100% ऑफ द एसेट, he or she owns only 50% of the assets and not the 100%. So it is not a perfect tool of estate planning. कुछ लोगों को लगता है सर मैंने नॉमिनेशन मार्क कर रखा है मेरे सारे अकाउंट में। आज की तारीख में बैंक्स बहुत फोर्स कर रही हैं, डीमैट अकाउंट होल्डर्स में सारी एजेंसीज फोर्स कर रही हैं कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनेशन कर दो, और हमें लगता है सर हमने नॉमिनेशन कर दिया है दैट मीन्स हमने परफेक्ट एस्टेट प्लानिंग कर रखी है। कितने लोगों को लगता है कि हमने नॉमिनेशन कर लिया मतलब मेरी एस्टेट प्लानिंग हो गई है? रेज योर हैंड। कुछ लोगों को लगता है कि हमने नॉमिनेशन कर दिया मतलब मेरी एस्टेट प्लानिंग हो गई है। अब आते हैं नॉमिनेशंस के बारे में समझते हैं। नॉमिनेशंस के बारे में जो मैं अगली 3 स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूं, आपको इसमें 100% क्लैरिटी दे देगा अबाउट द नॉमिनेशंस। यू अपॉइंट अ नॉमिनी इन केस ऑफ द नॉमिनेशन, they oversee your assets and they transfer them as per your will. अब ये क्या हुआ? And transfer them as per your will. हमने नॉमिनी कर दिया सर, क्या वो ओनर नहीं हो गया? मैंने बैंक अकाउंट में किसको नॉमिनी बना दिया, बैंक ने उसको पैसा दे दिया, इज ही द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी? आंसर इज वंस अगेन नो, he is not the owner. He is just a trustee who oversee your asset to transfer it to the actual owner. And now, who is the actual owner? If there is a will, as per your will. If there is no will, as per the Hindu Succession Act or Indian Succession Act or Muslim Sharia law. Now you decide कि वो जो पीछे वाले स्लाइड से आप दोबारा देखना चाहेंगे कि सर वो किसके पास जाएगा? चलिए, you appoint a nominee in the bank accounts, in the demat account, in the insurance policy, EPF, ESI, NPS, post office, locker, mutual funds and the government securities. Broadly यहाँ हम लोग अपने nominations करते हैं। Now the question to the house, क्या इसमें आपकी सारी assets आ गई हैं क्या? प्रॉपर्टी भी नहीं है, क्योंकि as on date प्रॉपर्टी नॉमिनेशन आई गेस ये किसी भी स्टेट में अभी लागू नहीं है, जहां तक मेरी नॉलेज है। मेरे स्टेट में तो नहीं है, आप में से किसी को पता हो तो बताइए। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट 66% की स्लाइड जो मैंने दिखाई थी वो इसी के लिए दिखाई थी। 66% प्रॉपर्टी के केसेस इसीलिए हैं क्योंकि उसमें तो नॉमिनेशंस भी नहीं है, और नॉमिनेशन होने के बाद भी 67,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट के पास ये मतलब आरबीआई के पास पड़े हुए हैं। नॉमिनेशंस है या नहीं, क्योंकि उसमें भी डिस्प्यूट्स हैं। तो अगेन आई वांट टू से, इज इट अ परफेक्ट एस्टेट प्लानिंग? आरबीआई नॉमिनेशन रूल्स के बारे में मैं क्विकली इसलिए अभी आपको ब्रीफ करना चाहूंगा क्योंकि 1 नवंबर 2025 गवर्नमेंट ने ये देखा कि जब सब 67,000 करोड़ रुपए पड़ गए हमारे पास, आ गए हैं, गवर्नमेंट इस पर ड्राइव भी ले रही है। इंडिया में सक्सेशन लॉ कितना कॉम्प्लिकेटेड है अब तक आप इस बात को समझ चुके होंगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश की जो मैं ब्रीफली आपको यहाँ पर ध्यान में वो लाना चाहता हूँ कि अब आप अपने बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनीज डाल सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले शायद 2 हुआ करता था, 1 था रादर, अब आप 4 कर सकते हैं। आप लोग रीथिंक कर सकते हैं अपने सारे बैंक अकाउंट में जहां भी अपने आपने वो अपने कर रखे हैं नॉमिनेशन, कि अगर वहां पर 1 है या दूसरे में है तो आप 4 नाम उसके अंदर में दे सकते हैं। फ्लेक्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस शेयर और सक्सेसिव ऑर्डर। ये क्या हुआ? साइमल्टेनियस शेयर और सक्सेसिव ऑर्डर। साइमल्टेनियस का मतलब 4 है नॉमिनी, सबको 25-25%, या 4 है नॉमिनी, अगर 1 नहीं रहा नॉमिनी तो दूसरा, दूसरा नहीं रहा तो तीसरा, तीसरा नहीं रहा तो चौथा। यानी कि अगर साइमल्टेनियस शेयर्स हैं, यानी कि उसका 25% अगर हिस्सा है, अगर आपके 4 नॉमिनी है तो उसके जानने के बाद उसके लीगल हेयर को सब मिलेगा, अगेन एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट। और अगर सक्सेसिव ऑर्डर है और आपका पहला नॉमिनी नहीं रहा तो दूसरे को मिल सकता है, वो भी नहीं रहा तो तीसरे को, तीसरा भी नहीं रहा तो चौथे को। गवर्नमेंट ने अब ये बात अलाउ कर रखी है, बहुत पॉजिटिव मूव है। इसके बाद सभी लोगों को अपने बैंक अकाउंट को, डीमैट अकाउंट को, शेयर्स अकाउंट को दोबारा देखने की जरूरत है कि नॉमिनेशंस किसका किसका है, और प्लान करने की जरूरत है क्या उसको हम दोबारा देख सकते हैं कि किसको क्या ट्रांसफर करना चाहिए। लॉकर के केस में सक्सेसिव ही होगा कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ज्वाइंट नहीं होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के करंट अकाउंट थे,
अब तक इसमें नॉमिनेशन नहीं होता था, अब प्रोप्राइटरशिप करंट अकाउंट में भी नॉमिनेशन अलाउड है। अगेन इट इज अ बिग चैलेंज। प्रोप्राइटरशिप अकाउंट तो हमारा ही अकाउंट था, बट वो बिजनेस अकाउंट था जिसमें आज तक नॉमिनेशन की फैसिलिटी बैंक अलाउ नहीं करता था। फ्रॉम 1 नवंबर 2025, ये अभी पिछले महीने की बात है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि सारे प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में नॉमिनेशंस होगा, और आप में से जिसके भी प्रोप्राइटरशिप अकाउंट हैं, मेक श्योर उसमें आपका नॉमिनी इन्वॉल्व हो जाए। अगेन, इज इट अ परफेक्ट एस्टेट प्लानिंग? आंसर इज नो, बट काफी हद तक आप परेशानी को कम कर सकते हैं। अगेन, मैंने जैसे पहले कहा, ये चारों जो मैंने टूल्स बताए, वो टूल्स केवल एक के बाद एक उस परेशानी को कम करने के लिए है जो डूइंग नथिंग से आपके ऊपर क्रिएट होते हैं, एंड नो अदर ऑब्जेक्टिव। डूइंग नथिंग के बारे में आप लोग समझ चुके हैं, जॉइंट अकाउंट समझ चुके हैं, नॉमिनेशंस को लेकर के काफी हद तक क्लैरिटी हो चुकी है। तो नॉमिनेशंस के बारे में जैसे मैंने बोला, फिर से मैं इस बात को बता रहा हूं, योर नॉमिनी इज नॉट योर नेक्स्ट ओनर। बी श्योर अबाउट इट, प्लीज नोट इट डाउन। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। नॉमिनेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने ओनरशिप की जो है अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर रखा है, जबकि 85% ऑफ द पीपल सीम्स और थिंक कि योर नॉमिनी इज द एक्चुअल ओनर ऑफ योर एसेट्स, एंड एज पर द HDFC बैंक एंड द ICICI इंटरनेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी स्टडी, इसका सोर्स मैंने इसलिए रख रखा है कि मैं अपने मन से यहाँ एक भी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रॉपर प्रूफ के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, प्रॉपर सोर्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपके नॉमिनी ओनर है। आंसर इज नो, एंड वाई सो? सो key facts: your nominee is your custodian. He has the limited scope to transfer or own the property, otherwise it will breach the trust of the others. गवर्नमेंट ने लेकिन दो चीज बहुत अच्छा कर रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी और PPF। ये दो ऐसे एसेट क्लास हैं जिसमें इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव करके गवर्नमेंट ने बोला है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी का नॉमिनी है, ही इज नाउ द एक्चुअल ओनर। और PPF एक्ट में जो PPF का नॉमिनी है, अगेन ही इज द एक्चुअल ओनर। अब ये मैटर हो सकता है कभी सिविल कोर्ट में जाए, डिस्प्यूट में जाए, आगे और बात बढ़े। हालांकि ये चेंजेस 2016 या 17 में आए थे, अभी तक इसके बारे में कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं है। बट एज ऑफ नाउ, एज पर द इंश्योरेंस एक्ट एंड अदर्स, केवल इंश्योरेंस पॉलिसी और PPF के केस में एक डिफरेंट ओनर इस बात को क्लेम नहीं कर सकता कि सर आपने वो पैसा तो दे दिया नॉमिनी को, मैं उसका एक्चुअल ओनर हूं। इन दो केसेस में एक एग्जेम्पशन जरूर है। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे मैंने बताया, और भारतीय न्याय संहिता में अगर नॉमिनी ने सारा पैसा रख लिया है और ओनर अगर इस बात को क्लेम करे कि नहीं सर ये पैसा मेरा है, ये मैटर कोर्ट में जाए, डिस्प्यूट में जाए, देन नॉमिनी हैज टू पे द अमाउंट। इज इट क्लियर टू ऑल? द सेक्शन इज द 316 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। इट इज कॉल्ड एज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इसके बारे में मैंने कुछ बातें आप लोग को बता दी है, इसलिए अगेन, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू मेक इट मोर सिक्योर? मोर सिक्योर में क्या करेंगे? द थर्ड स्टेज, द फोर्थ स्टेज, दैट इज यू कैन प्रिपेयर अ विल। विल के बारे में हम लोग समझते हैं, थोड़ा बहुत बात है। आर यू विद मी? क्या बहुत हैवी हो रहा है? क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल सेशन जा रहा है। आई एम ओके विद दिस। अगर आपको लगे मेरे को रोकना है तो यू कैन प्लीज रेज योर हैंड कि सर मजा नहीं आ रहा है। सो द थर्ड स्टेप इज, फोर्थ स्टेप इज, यू कैन मेक अ विल। विल के भी बारे में अगेन मैं बहुत टेक्निकल नहीं हूंगा, बस कुछ ब्रीफ आपके सामने में रखना चाहता हूं। द विल इज, व्हाट इज अ विल? Will is your legal document that lets you tell the world, because you are no more, who should receive which of your assets after your death. It also allows you to name guardians of your dependent children. Without a will, the court decide what happened to your assets and who is responsible for your kids. Definitely doing nothing. कुछ नहीं किया, डूइंग नथिंग तो है ही हमारे पास। सारे एक्ट हैं, सारे लॉज हैं, 1925 से लेकर के 1956 तक सब बन चुके हैं। कोई अमेंडमेंट नहीं आया। एक अमेंडमेंट जरूर आया है 2005 में, जब मैरिड वुमेन को भी आपके एस्टेट में इक्वल राइट दिया गया है। एवरीवन मस्ट बी नोज अबाउट इट, क्योंकि ये एक ऐसा लॉ आया जिसमें बहुत सारे डिस्प्यूट और नए क्रिएट कर दिए। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि कहां पर किसके साथ क्या हो रहा है, बट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर 2005 में क्रिएट हुआ, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट में मैरिड वुमेन को भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं जो अनमैरिड वुमेन या एक मेल ठीक है अपने वो सन के हैं।
तो विल क्या है ये आपने समझ लिया। ब्रीफली मैं इसके बारे में आपको बता दूं, केवल एक टेस्टेटर होता है, 2 विटनेस होते हैं, प्लेन पेपर पर होना चाहिए, डेटेड साइन होना चाहिए, एक एग्जीक्यूटर होगा एंड यू कैन राइट डाउन योर एसेट्स। और आपके एसेट्स क्या क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। आई होप आज के सेशन के बाद आपको ये तो पता चल ठीक है वो चल गया होगा कि आपके एस्टेट क्या क्या है। तो यू हैव टू राइट योर ऑल योर एस्टेट इन योर विल कि आपके एस्टेट ये है और ये किसको 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 कैसे 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 डिस्ट्रीब्यूट होगा। रजिस्टर्ड विल अनरजिस्टर्ड विल बोथ इज अलाउड, बट वो रजिस्टर्ड बेटर है डेफिनेटली कि कहीं उसको प्रूफ करना है, कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाना है, कोई ऐसा परिवार में हंसी खुशी चल रही है, यूनाइटेड बाय वैल्यूज है, डिवाइडेड बाय वैल्यूएशन ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस बात को ध्यान में रखने के लिए अगर वो रजिस्टर्ड हो जाए तो डेफिनेटली इट विल ब्रिंग योर स्ट्रॉन्ग लीगल स्ट्रेंथ, विल बी हाई डिस्प्यूट रेजिस्टेंस, it is in the public record, it will save time and cost, it will be your risk of loss is very low and the evidentiary value is very strong। definitely कोई चीज अगर रजिस्टर्ड हो जाए तो हमेशा ही अच्छी रहती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि 4 जनरेशन ओल्ड के अपने प्रॉपर्टीज आप विल में नहीं लिख सकते, ग्रेट ग्रैंडफादर से जो आ रखा है या जो अब तक अनडिवाइडेड है। अगेन दीज आर दी टेक्निकल थिंग्स। मैं आज इस 1 घंटे के सेशन में बहुत टेक्निकल नहीं होना चाहता, बट ब्रॉडली उसमें भी एक्सेप्शंस है, उसमें भी इश्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि आपने स्टेट प्लानिंग कर दी तो एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ, उसमें भी डिस्प्यूट है, बट द रिस्क इज नाउ वेरी लो। डूइंग नथिंग से ज्वाइंट अकाउंट से नॉमिनेशन, नॉमिनेशन से विल तक हम लोग आ चुके हैं। अब तक आप लोग ये बात समझ चुके होंगे कि रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क धीमे धीमे आप मिनिमाइज कर रहे हैं। किस पैटर्न पर मिनिमाइज हो रहा है ये भी अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ट्रस्ट। ये प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बड़े बड़े घरानों में तो बहुत पहले से कॉन्सेप्ट चल रहा है। जनरली अवेयरनेस को लेकर के या जनरल पब्लिक को लेकर के अभी तक इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत लोगों को नहीं है। बट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल एज ऑन डेट is the family planning trust. And what is it? A trust is the legal arrangement that allows individuals to transfer assets across generation। 7 पुश्तों की बात हम लोग करते हैं ना, इस ट्रस्ट में आज आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी 7 पुश्तें कैसे खाएंगी इस ट्रस्ट से, अक्रॉस जनरेशन, while creating guidance over and how and when those assets are distributed। ट्रस्ट, एक ट्रस्ट डीड होगी, एक प्रॉपर्टी होगी, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होंगे, आप एक सेटलर होंगे जो लिखेंगे कब किसको कैसे अगले 20 साल 25 साल 30 साल तक। नॉर्मली 25 से 30 साल से ऊपर ये बातें नहीं लिखी जाती कि अगले 25 से ठीक है वो 30 साल तक क्या होगा या हमारी जो है वो जनरेशन कब कैसे क्या पाएंगी। आज रहते हुए, आपके जिंदा रहते हुए इस बात को आप डिसाइड कर सकते हैं कि आगे आने वाली पुश्तें हमारी किस तरीके से मेरी कमाई हुई एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। और ये सुविधा ना आपको विल देता है, ना नॉमिनेशन देता है, ना ज्वाइंट अकाउंट देता है, और एक चीज मैंने नहीं लिखी है, ना गिफ्ट देता है। क्योंकि गिफ्ट में आज की तारीख में आप अपने राइट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। विजयपत सिंघानिया किसी को बनने में इंटरेस्ट नहीं है, सबने इसकी स्टोरी सुनी हुई है कि अगर हम सिंघानिया बनना चाहते हो आप अपनी सारी एसेट आज गिफ्ट कर सकते हैं अपने लव्ड वंस को। बट द थिंग इज कि आप प्यार सबसे करिए, लेकिन सबसे ज्यादा अपने आप से करिए। पहले अपने आप से, उसके बाद सबसे। इस बात को मैं कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है, डोंट टेक मी अदरवाइज, कि पहले अपने आप से करिए, तब आप शायद चीजों को और बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, इट इज अ रिंग फेंसिंग ऑफ योर एसेट्स फ्रॉम योर फ्यूचर क्रेडिटर्स एंड फैमिली क्लेम्स एज वेल। ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है, न सरकार, न कोई थर्ड पार्टी, न कोई तीसरा या चौथा या पांचवा आदमी आके क्लेम कर सकता है कि सर मेरा इसमें लीगल राइट है एज पर एनी लॉ। The family trust creates that ring fencing of assets, the most and powerful tool of the estate planning, that is the ring fencing, जिसके बारे में अभी हम लोग ट्रस्ट के रूप में बात कर रहे हैं। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, डिफरेंट चैनल्स हैं। यू हैव टू सिलेक्ट अ नेम, ड्राफ्ट अ डीड। ट्रस्ट का एक अपना ठीक है रजिस्ट्रेशन होगा, उसका एक आरसी आएगी, उसका पैन टैन बैंक अकाउंट आएगा। ये एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरह वर्क करेगा। जैसे आप अपने ITR फाइल करते हैं, वैसे वो ट्रस्ट का ITR फाइल करेंगे। जो अर्निंग आएगी वो ट्रस्ट की, उस पर टैक्स की अपनी वो लायबिलिटी बनेगी और वो उसको पे करेगा। टेक्निकल बातें अगेन मैं अवॉइड करूंगा। ब्रॉडली आपको एक ब्रॉड एस्पेक्ट के रूप में मैंने आपके सामने चीजें रख दी हैं। विल और ट्रस्ट में क्या फर्क है? वेरी क्विकली, विल ऑपरेट्स ओनली आफ्टर योर डेथ, बट ट्रस्ट ऑपरेट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। आपके जाने के बाद आपकी विल एग्जीक्यूट होती है, बट ट्रस्ट में आज आप डिसाइड करते हैं कब किसको क्या मिलेगा।
डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेट, मतलब एक कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट की उसमें जरूरत पड़ती है, ट्रस्ट में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक डॉक्यूमेंट वंस प्रोबेटेड, विल के केस में इट इज अ प्राइवेट एंड ये कॉन्फिडेंशियल ये डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ ट्रस्ट। गुड फॉर सिंपल एसेट डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ विल, ट्रस्ट के केस में अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो कैन बी चैलेंज इजिली इन केस ऑफ विल। ट्रस्ट के केस में कंपैरेटिवली रिस्क लेवल कम है, हार्ड ये डिग्री ऑफ ये प्रोटेक्शन है ट्रस्ट के केस में। एवरीवन इज कनेक्टेड विद मी? Yes. ब्रॉडली हमने सारे टूल्स कवर कर लिए हैं। नाउ द लास्ट पोर्शन ऑफ माय सेशन, दैट इज द एक्शन पॉइंट। अब करना क्या है? वैसे मैंने सारी बातें सबको बता रखी हैं, बट मैं कुछ 4-5 स्लाइड्स में इस बात को खत्म करूंगा कि अब क्या करना है। जाते ही सबसे पहले यू क्रिएट अ कंप्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ योर इन्वेंट्री एंड एसेट्स। नंबर 1, अपनी एसेट्स लिखिए, बनाइए, डिटेल करिए कि हमारे बैंक अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, लैंड प्रॉपर्टीज के अलावा मेरी एसेट्स कब कहाँ किधर पड़ी हुई हैं, मेरे मोबाइल के कितने सारे एप्लीकेशंस है, जितने भी टूल्स और एसेट्स हम लोगों ने छोड़ रखे थे आज के इस वो सेशन के बाद आपको ध्यान में आया है, उसको नोट करिए। नोट करने के बाद उसके जितने भी आपके पासवर्ड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इज द पासवर्ड्स एंड द डिजिटल एक्सेस। कब किसको कैसे जाना है, अपने स्पाउस को, लव्ड वंस को बताइए कि मोबाइल में मेरे ये एप्लीकेशंस है, क्रिप्टो के एसेस मैंने ऐप में इन्वेस्ट कर रखा है, ग्रो में इतना पैसा पड़ा हुआ है, ये ज़ीरोधा में इतना पैसा पड़ा हुआ है, ये बताइए, ये लिखिए। रिकॉर्ड योर एसेट्स एंड द डिजिटल एसेट्स एंड द पासवर्ड्स। आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज, नॉमिनीज एंड द सक्सेशन स्ट्रैटेजी। चाहते क्या हैं आप, कब किसको कितना क्या मिले। एस्टेट प्लानिंग की डेफिनेशन, हु विल गेट दैट, हाउ विल गेट इट, व्हेन दे विल गेट इट, इस बात को डिफाइन करिए। द फोर्थ पॉइंट इज एक विल, एक रफ विल, एक ड्राफ्ट विल, जो भी आपके मन में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है। एआई टूल्स हम सबको आते हैं। एक रफ विल तो आप एआई से खुद ही ड्राफ्ट कर लेंगे, एआई बना के दे देगा, लेकिन एआई वही बना के देगा जब उसको आप सारी अपनी एसेट्स लिस्ट आउट करके देंगे। अब वो उसमें प्रोटेक्शन इशू क्या है, सेफ्टी इशूज क्या है, ये एक सेपरेट मैटर है, बट एक रफ विल तो आपकी ड्राफ्ट हो ही जाएगी कि मेरे एसेट्स हैं क्या क्या। ऑब्टेन अ मेडिकल सर्टिफिकेट एंड मेंटल साउंडनेस सर्टिफिकेट, ये बात खैर तब आती है जब आप विल रजिस्टर कराने जाएंगे, उस समय बेहतर होता है कि आप एक मेडिकल ये सर्टिफिकेट ले लें, अदरवाइज इट इज अ चैलेंजेबल थिंग। कैप्चर वीडियो भी बना सकते हैं जब आप इन बातों को लिख रहे हैं, बना रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। स्टोर द विल सिक्योरली, रखेंगे कहाँ विल या ट्रस्ट, उस प्रॉपर्टी के पेपर रखेंगे कहाँ, उसको प्रॉपरली सिक्योर करिए। प्रॉपर्टी ये प्रॉपरली सिक्योर करने के अलावा इन्फॉर्म टू योर फैमिली विदाउट रिवीलिंग एवरी डिटेल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब तो करके चले गए बट रखा कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। कोई एक ऐसा बैंक अकाउंट खोल दिया, उसके लॉकर में डाल दिया, घर वालों को पता ही नहीं है वो लॉकर भी आपका कहाँ है, वो बैंक अकाउंट भी कहाँ पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्फॉर्म योर फैमिली विदाउट रिवीलिंग एवरी डिटेल, रखा कहाँ है बताइए सही। रिव्यू एंड अपडेट, समय निकालिए, समय बचाइए, 6 महीने में एक बार, साल भर में एक बार उसको रिव्यू करिए। ईयर एंड प्लानिंग में इसको शामिल करिए। 15 ये मस्ट टू डू थिंग्स के बारे में जो हम बात करते हैं उसमें अब ये भी मैं शामिल करूंगा कि अपनी एस्टेट प्लानिंग को आपको रिव्यू करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज यू कैन क्रिएट अ फैमिली ट्रस्ट एज वेल, कि आप चाहें तो यू हैव टू डिसाइड नाउ टिल यू आर अलाइव who will get, what will get, and when we get. Thank you so much. Thank you so much for your patience listening. And in the end, Charles. Yes. Sir. thank you. At the end, legacy is not about your wealth. It is about the clarity, dignity, and peace. Thank you so much. Question, please. The best are you planning to do? Trust पर maximum marginal rate है 31.2%. From very beginning. From very beginning, yes. ट्रस्ट में केवल एक ड्रॉबैक है, इट इज नॉट अ टैक्स प्लानिंग टूल, इसलिए मैंने उसको अपने स्लाइड में शामिल नहीं किया हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है, एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट हो जाती है, रिंग फेंसिंग हो जाती है, आपकी एस्टेट प्रोटेक्ट करने का बहुत अच्छा टूल है। क्रिएट इट, स्टार्ट विद सम शेयर्स और ये एमएफ ओनली, लेकिन क्रिएट करिए। I already did give like it's very very good like that. I didn't have other than that's just the rest of can. लाइफ टाइम सर, मतलब टिल द डेट ऑफ द सेटलर, डेथ ऑफ द ये दिसनो सेटलर, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती जिसने विल लिखा है, जिसको हम बोलते हैं सेटलर, उस दिन तक विल आपकी इफेक्टिव रहती है। विल एग्जीक्यूट की जाती है, अपने फैमिली मेंबर्स को पास ऑन की जाती है एसेट, और उसके बाद फिर वो आगे की एसेट्स में कंटिन्यू हो जाती है। Okay, this is up. हाँ, तीन
3 स्टेट्स इंडिया में ऐसी हैं जहाँ प्रोबेट मैंडेटरी है, दैट इज महाराष्ट्र, सॉरी स्टेट्स, या राइट, महाराष्ट्र, सॉरी सिटीज इन फैक्ट, नॉट स्टेट, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। 3 शहरों में या तो आप रहते हो या आपकी एसेट है, तो उसके इसमें प्रोबेट इज मैंडेटरी, अदरवाइज ऑप्शनल। बट कई सारी जगहों पर बैंक या थर्ड पार्टी विल के केस में प्रोबेट मांगती है कि जाके पहले कोर्ट से प्रोबेट करा के लाओ, 6-8 महीने का समय लगता है, आप प्रोबेट करा के दीजिए, तभी उसको एजेंसीज एडमिट करती हैं। दिस इज राइट, इसलिए वो मैंने उसको ट्रस्ट के नीचे रखा था। दिस इज द रीजन। एनीवन एल्स? सती विल में again la ki नहीं है वन बसा दैट इज वॉइड। वॉइड। आज की तारीख में आपको अपनी सारी विल, जो भी एसेट्स आप आज यूज करते हो, उसको लिखना है। रेजिडुअरी क्लॉज एक लास्ट में जरूर रहता है कि विल लिखने के बाद जो मेरी एसेट जनरेट होगी, वो एसेट किस किस तरीके से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, या ये मान लिया जाएगा जो फर्स्ट ओनर या सेकंड ओनर है कि ठीक है, जिसका भी नाम आप उसको लिखें, उसको वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो एक वो रेजिडुअरी क्लॉज होता है, बट आपको लिस्ट आउट करना है अपनी सारी एसेट्स को। यस यस डेफिनेटली। जैसे कोई पैदल वेस ट्यूसडे इस करके वो अच्छा लगा इलाज में तो एक व्यक्ति ने खर्चा दिया पूरा 7-10 लाख रुपए, और जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो सबके पास जाएगा क्या पैकेज के पास? डिपेंड्स इफ यू कैन प्रूफ। अब इस केस में क्या विल लिखा हुआ है या कोर्ट डिसाइड कर रहा है? कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट जनरली ऐसे डिसाइड करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेबल एसेट्स होती है, उसमें उनके क्रिमेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसको माइनस करने के बाद जो अवेलेबल एसेट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है एज पर दी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। क्लियर? लेकिन बातें तो आपके बेसिक ये है सर इसका क्या वो ओवरऑल आपके एसेट से माइनस हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि चारों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। 100 रुपए लेट से एसेट से 10 रुपए खर्चे हो गए तो 90 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 100 का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्लियर? यस। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप से इतने वो सोचने वाला नहीं, अगर कोई प्रोप्राइटर, प्लीज 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 लिसन केयरफुली। कोई प्रोप्राइटरशिप है और जो प्रोप्राइटर है उसी डेथ हुई तो ट्रेड रिसीवर्स क्या लीगली जो दे रहे हो? हाँ, यस डेफिनेटली ही कैन क्लेम। नॉमिनेशंस तो वैसे रहते ही हैं आपके बैंक अकाउंट में, बट डेफिनेटली अगले 3 साल तक वो क्लेमेबल एसेट रहेगी। आप उसका कोई भी लीगल है उसको अगले 3 साल तक क्लेम कर सकता है। इस पर आपके लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, जहां पर 3 साल बाद आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। अप टू 3 इयर्स आप क्लेम कर सकते हैं। सर फुगोती सा क्वेश्चन का जो गैप हम जो क्लियरिटी से जिससे आदमी ने अपनी बिल दिखाई और बोला कि भाई मेरी ये 3 प्रॉपर्टी है, ये इन 3 जनों को दे दी जाएगी, मेरा ये लिक्विडिटी इनको दे दी जाएगी। और वो आदमी एट द एंड ऑफ 55 उसने बिल दिखाई, एट द एंड ऑफ 75 जब वो गुजरा तब उसने प्रॉपर्टी 6 और हो गई थी। तो वो सब केस में क्या करना? रेजिडुअरी क्लॉज वैसे सर रहता है, क्योंकि बिल के केस में वो रेजिडुअरी क्लॉज जो रहता है वो इसी बात के लिए रहता है कि आपके जाने के बाद जो नई एसेट्स क्रिएट हुई हैं वो इमीडिएट कौन आपका सक्सेसर होगा जो ओन करेगा। तो ये बात अपने रेजिडुअरी क्लॉज में लिखते हैं। बिल की ड्राफ्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी एक्सप्लेन बात आई मिस्टर तीन पर यस तो दिस सर प्राइवेट कंपनी के से आ जाएंगे सर जस्टिस। ये हम किसके साथ चलेंगे जिस कोई जिंदा नहीं है पर देखिए 2 बातें होती हैं। एक तो इसको हम या तो आंखें बंद कर लें तो अंधेरा हो जाएगा, या अंधेरे कमरे में चले जाए तो अंधेरा हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो अब अगले 4 दिन आप एंजॉय करिए जब तक आप यहाँ दुबई में हैं। मेरा यही कहना है। आज के इस हैवी सेशन के बाद मेरा ये आपसे कहने का इरादा नहीं है कि आप चिंता में पड़ जाए, टेंशन में आ जाए। अब तक अवेयर नहीं थे, 4 दिन और मत रहिए, बट 5वें दिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और अगले सेक्शन आगे जो है वो सेक्शन सबमिट एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके पास यस अगेन टेक्निकल क्वेश्चन, वो कितना वायबल है कितना वायबल नहीं है। मीट द कंसल्टेंट हु नोज अबाउट एवरीथिंग, जो डिस्कस कर सकते हैं। आप हमसे अलग से भी डिस्कस कर लीजिए। बहुत सारे टूल्स और तरीके हैं। देखिए एक बात और, कोई भी तरीका परफेक्ट नहीं है। आपने विल लिख दिया, आपने इवन ट्रस्ट भी बना दिया, तो कोर्ट जाने से कौन किसको रोक सकता है? भारत का लॉ तो अभी ऐसा है ना कि किसी भी बात के लिए आप किसी भी बात पर चले जाइए कोर्ट के अंदर में, फिर वो आप उस बात को डिसाइड करते रहिए। तो थिंग इज कि आप उस इश्यूज को कितना मिटिगेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आज अगर कोई भी अकाउंट में अगर आपका जॉइंट अकाउंट नहीं है, वो नॉमिनेशन नहीं है, कोई विल नहीं लिखी गई है, तो एटलीस्ट आप सर्टेन लेवल ऑफ डिग्री तक उसको
प्रोटेक्ट कर लें। आज का सेशन 1 घंटे के अंदर सर मैं यही डिलीवर कर सकता था जी। थैंक यू सो मच अजय सर।